हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम इन्वायरमेंट का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है। बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बी कॉम जो भी कर रहा है सबका ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है जी। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि डेली आपके यूनिट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस मंथ में आपको पूरा करा दिया जाएगा ये बुक। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ये जो बुक है इसका जो कोड है BEVAE181 है, और बुक का जो नाम है वो इन्वायरमेंटल स्टडी है। ठीक है जी, और ये आपका कंपल्सरी कोर्स है। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेनली इन्वायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का इकोसिस्टम है, मेजर इकोसिस्टम क्या है, आप अपने इन्वायरमेंट के बारे में देखने वाले हो। ठीक है जी। तो करते हैं स्टार्ट। एक बार आप कंटेंट देख लीजिएगा क्या है कैसा है। जो आपका फर्स्ट ब्लॉक रहने वाला है उसके अंदर आप पढ़ोगे इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है जी। इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, कौन कौन से मेजर इकोसिस्टम है, ये पढ़ने वाले हो। देन जो आपका सेकंड ब्लॉक होने वाला है उसके अंदर आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करोगे। लैंड रिसोर्स को समझोगे, वाटर रिसोर्स को समझोगे, फॉरेस्ट रिसोर्स को समझोगे, बायोडाइवर्सिटी जो लैंड के ऊपर जो पानी में इतनी ज्यादा जीव जंतु है उन सबको देखने वाले हो। ठीक है। एंड देन एनर्जी रिसोर्सेज, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सभी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। देन जो आपका थर्ड ब्लॉक रहने वाला है वो है इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न। ठीक है, लाइट गई क्या? नहीं, सॉरी यार। हाँ जी। देखो, जो आपका ब्लॉक सेकंड रहने वाला है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, लैंड, वाटर रिसोर्स एंड देन फॉरेस्ट रिसोर्स, बायोडाइवर्सिटी और एनर्जी रिसोर्स। ठीक है। देन उसके बाद जो थर्ड ब्लॉक रहेगा उसमें हम इन्वायरमेंट के इश्यूज की बात करेंगे। हमने इन्वायरमेंट को समझ लिया, इन्वायरमेंट क्या होता है, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है वो देख लिए। अब इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं, अब कौन कौन से इश्यूज है, किन चीजों के ऊपर हमको कंसर्न करना चाहिए, उन सभी के बारे में बात करोगे। जो इतने सारे जीव जंतु है, जो इतनी सारी विभिन्नताएं है, किसमें हमारे लैंड के अंदर इतना ज्यादा जो वो है ना डाइवर्सिटी है। ठीक है, उनको क्या थ्रेट है, कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं वो देखने वाले। इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन को देखने वाले कि कैसे इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से हजार्ड है, फ्लड, क्लाइमेट चेंज, इन सब की बात करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट, जो इतना ज्यादा वेस्ट होता है उसको हमें कैसे मैनेज करना चाहिए ये देखेंगे। देन यूनिट 11 के अंदर आप ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज की बात करोगे, जो ग्लोबल लेवल पर जो इन्वायरमेंट के इश्यूज है उनको देखोगे। ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है जी। देन उसके बाद जो आपका फोर्थ ब्लॉक रहने वाला है, हमने इन्वायरमेंट को समझ लिया, ठीक है, इश्यूज को समझ लिया, ठीक है। अब जो ये इतने सारे इश्यूज है, या इनको कभी प्रोटेक्ट किया गया है क्या, कोई एक्शन लिया गया है, कोई पॉलिसी वगैरह बनाई गई है, उन पॉलिसीज के बारे में आप फोर्थ ब्लॉक के अंदर पढ़ोगे। ठीक है जी। तो जो आपकी 12 यूनिट रहने वाली है उसके अंदर आप इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन के अंदर पढ़ोगे। ठीक है। देन उसके बाद जो ह्यूमन कम्युनिटीज है उसको देखोगे, और इन्वायरमेंट से हमारा एथिकली और मोरली क्या कनेक्शन है वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो काफी इजी आपका कोर्स होने वाला है और काफी अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका ये पेपर होने वाला है ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी, लेकिन इतना तो मैं गारंटी दे रही हूँ जितना मैं पढ़ाऊंगी उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आप मेरे ऊपर पूरा भरोसा करके पढ़ सकते हो। ठीक है जी। तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, डाटा के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो डाटा बेस्ड बनते हैं। थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है ना तो पेपर कहीं से भी आ जाए आप करके आ जाओगे। ठीक है, बस टॉपिक को लेकर आपको नॉलेज होनी चाहिए। बस ऐसा नहीं है कि आप लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो यार एग्जाम से पहले, नहीं, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट 1 हम स्टार्ट करते हैं आवर इन्वायरमेंट। जो आपका फर्स्ट यूनिट है इसमें क्या हम इन्वायरमेंट को जानेंगे, इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत इससे, इंट्रोडक्शन से। इन्वायरमेंट, तो जो अर्थ है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, जो
अर्थ है ना, जो पृथ्वी है, वो एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर एक लाइफ एग्जिस्ट करती है। मैं हूं, आप हो, हमारी जिंदगी कहां पर एग्जिस्ट कर रही है? अर्थ पर। क्या कल को हमको मून पर भेज दिया जाए बिना ऑक्सीजन के, बिना, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। लेकिन अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे क्या होती है, लाइफ सपोर्ट की जाती है। ठीक है, तो जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, ऐसा नहीं कि सब जगह करती है। ठीक है, एक नैरो जोन है, एक छोटी सी जोन है, ठीक है, जहां पर क्या करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। और उस नैरो जोन को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अर्थ क्या है, एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ सपोर्ट की जाती है, और जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो एक नैरो जोन है, और उस नैरो जोन को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। सन एक ऐसा सोर्स है, सन एक ऐसा ओनली सोर्स है जिससे एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और वो क्या करता है, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन कराता है जो वेरियस फॉर्म लाइफ है किसके अंदर, पृथ्वी पर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो सन है ना, वही एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर सन नहीं रहेगा, जो प्लांट्स वगैरह है वो कहां से अपना खाना पीना बनाएंगे? जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फिर भाई हमको खाना पीना कहां से मिलेगा? ठीक है, तो इतना समझ में आया, इतना ही आपको इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ना है। ठीक है, देन उसके बाद चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, इसके अंदर आप ये समझने वाले हो। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं हूं, जानवर है, कोई भी है, ठीक है, कोई भी है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने से, ठीक है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, कंटिन्यूअस इंटरेक्ट करता है। क्या करता है, कंटिन्यूअस इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब जो उसका आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, आसपास का जो वातावरण है उसको बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जो मैं रह रही हूँ, ठीक है, जहां पे मैं रह रही हूँ, जो मेरा टेम्परेचर है, जहां पे मैं बचपन से रही हूँ, अब कल को मुझे कहीं और लेकर जाया जाए बहुत ठंडी जगह पर, क्या मैं वहां पर रह पाऊंगी? नहीं। ठीक है, तो जो मेरा नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर की मुझे आदत है, वो है नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो मैंने फुल्ली अडॉप्ट करके रखा है। ठीक है, देन उसके बाद चलते हैं, जो इन्वायरमेंट है अगर उसको डिफाइन करें तो टोटल सम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी उनके सराउंड में ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है, जितने भी वस्तु है, जितने भी इंसान है, जानवर है, जब वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उसी को हम इन्वायरमेंट करते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। अब मुझे बताओ, जो आपका पहाड़ है, जो वहां पे आपका एरिया है, जो आपका टेम्परेचर है, जो आपकी हवा है, क्या वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करती है? करती है ना, तो वही तो आपका टेम्परेचर है। ठीक है, तो उसी को बोला जा रहा है क्या, इन्वायरमेंट। ठीक है, जो इन्वायरमेंट है वो एक फ्रांस वर्ड है। क्या है, फ्रांस वर्ड है। ठीक है, इन्वायरमेंट जो वर्ड है कहां से ड्राइव हुआ है, फ्रांस वर्ड से, और ये दो वर्ड से बना है, एक इन्वान, एक मेंट। इन्वान का मतलब होता है इन सर्कल, जो आपके सराउंड में चल रहा होता है। मेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो एक फ्रांस वर्ड से निकला है, इन्वान से। इन्वान का मतलब होता है इन सर्कल, जो आपके सराउंड में है, ठीक है, जो आपके आसपास हो रहा है। ठीक है, और इन्वायरमेंट क्या है, एक इंटरेक्शन है जो ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, जो नेचर के अंदर होती है। अब जो लोग, जितने सारे जो भी पृथ्वी पर रह रहे हैं, वो एक दूसरे से इन्वायरमेंट कर रहे, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। आई होप आपको इन्वायरमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बिना इंटरेक्शन के रह सकता हो। ठीक है, कोई भी नहीं है, वो जानवर हो, वो इंसान हो, कोई भी किसी भी तरीका का कोई भी हो। ठीक है, हर कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, और क्या बोला जाता है, और डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक है, कोई ना कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है और इंटरेक्ट करता है। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं अपना फूड, वो बस अपने ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। देन उसके बाद चलते हैं आगे।
आगे है आपका द ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट अ चेंज इन इन्वायरमेंट विद इन द सर्टेन रेंज कॉल्ड अ रेंज ऑफ टॉलरेंस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जहां पे रह रही हूँ, जहां पर मुझे आदत है जिस टेम्परेचर की, मैं वहीं पर ही ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही हर किसी का अपना खुद का नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है। अब मेरे यहाँ पे हरियाणा में इतनी सर्दी नहीं होती है, लेकिन कल को मुझे कोई लद्दाख में छोड़ दे भाई, मैं तो वहां पे वैसे ही मुझे कोल्ड इतना होता है, फिर तो भाई पूरे 12 महीने मुझे कोल्ड ही रहता रहेगा, ठीक है। तो मैं वहां का भाई टेम्परेचर नहीं टॉलरेट कर सकती, ठीक है। तो जो हम टॉलरेट कर सकते हैं ना, वो अपना नेचुरल इन्वायरमेंट है, और एक टॉलरेट करने की एक क्षमता होती है, उसी को बोलते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस, ठीक है जी। देन उसके बाद आगे चलता है कंपोनेंट एंड टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। कितने टाइप्स का इन्वायरमेंट होता है भाई, कितने टाइप्स के इन्वायरमेंट। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, तो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक एक अबायोटिक। अबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं, लाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जैसे किसी भी फॉर्म में ऊपर से आसमान से जब पानी आता है, वो बर्फ में आ सकता है, वो पानी की बूंदों में आ सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। वाटर, टेम्परेचर, गैसेस, सीजन का चेंज होना, ठीक है, टोपोग्राफी, ये सभी क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक बायोलॉजी याद रख सकते हो, ठीक है, जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर, ये सभी हमारे क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो आपको बायोटिक अबायोटिक पता होना चाहिए। बायोटिक लिविंग, ठीक है, बायोलॉजी याद रखना है, बायो याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलता है, इसके बाद और कुछ है क्या, एक सेकेंड, नहीं, आगे चलता है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट हमने देख लिया, कितने टाइप कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट्स है, एक है अबायोटिक एक है बायोटिक। और इन्वायरमेंट कौन से वर्ड से बना है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कितने टाइप का है, तो 2 टाइप्स का इन्वायरमेंट है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है, जो बाहरी इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा बाहर का वातावरण होता है, जो मेरे रूम में, ठीक है, अब जैसे मेरे रूम में टेबल है, बुक है, ठीक है, ये दरवाजा है, बेड है, ये सब क्या है, ये मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो मेरी बॉडी के अंदर है, मेरा हार्ट, मेरा माइंड, ठीक है, मेरा ब्लड, ये सब क्या है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट है। और इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कौन अलग करता है, मेरी स्किन, ठीक है। तो इतना याद रखना है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है और इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, बस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया जहां पे आप पहले से रह रहे हो, ठीक है, जो आप टॉलरेट कर रहे हो। अब कोई हरियाणा का है तो हरियाणा का जो वहां का नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो वहां का नेचुरल टेम्परेचर है, ठीक है, उसको आप सर्वाइव, वहां पे आप सर्वाइव कर सकते हो, तो वो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट मैंने अभी आपको बताया, ओशियन, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, फॉरेस्ट, ये सब होते हैं। और नेचुरल इन्वायरमेंट जहां पे हम नेचर से, मतलब पहले से ही रह रहे हैं, ठीक है, जहां पे हम पहले से ही शिफ्ट है, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट को हम क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, उसको भी आप नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसको इंसान खुद, सॉरी, ह्यूमन मॉडिफाई इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसको इंसान मॉडिफाई करता है। अब जैसे अनाज उगाया जाता है, ठीक है, तो खेतों में वो उगता है, तो वो अपने आप थोड़ी नहीं उगता है कि चलो भाई मंडी से दाने लेके आओ, अपने आप जादू मंत्र हुरुफ हुरुफ भगवान सब कर देते हैं, नहीं, किसान खुद लेकर आता है, फिर उसको जो भी करना होता है वो मतलब बीज वगैरह डालने पड़ते हैं, फिर वो इरिगेशन करना पड़ता है, ठीक है, पूरी चीज करनी पड़ती है, नलाई पलाई जो करी जाती है, ठीक है। तो उस सबको कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है। लेकिन जो वो उग रहे हैं, ठीक है, जो वो छोटे छोटे पेड़ उग रहे हैं, वो अपने आप उग रहे हैं ना, तो ह्यूमन क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो भाई उग तो नेचर से रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन मॉडिफाई। जैसे प्लांटेशन, पार्क, ऑर्चार्ड्स, ठीक है, ये सब। देन उसके बाद ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, जो इंसान खुद बनाता है। इंडस्ट्री,
इंडस्ट्री ऐसे थोड़ी नहीं होते भगवान एकदम स्वयं खुद प्रकट हुए फिर उसके बाद आपके लिए एक बड़ी सी फैक्ट्री बनाई, ना बेटा तेरे से ना हो पाएगा, मैं बना के दूंगा। नहीं भाई, लोग बनाते हैं, जो मिस्त्री होते हैं वही तो बनाते हैं ना। तो वही है, सिटीज, टाउन, क्रॉपफील्ड, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक, डैम्स, ये इंसान खुद बनाता है, खुद कष्ट करता है तब बनाता है। ठीक है, तो ये होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट याद रखना है। पहला तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट, देन ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ फॉर अ लाइफ। जो इन्वायरमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर। तो एक इंसान को जीने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है हवा। हवा की क्यों जरूरत है यार, तुम सांस नहीं लोगे तो जी कैसे सकोगे। ठीक है, फूड, बिना खाए हुए कितने टाइम तक जी लोगे। ठीक है, खाने की तो जरूरत पड़ेगी। एंड वाटर, ठीक है, शेल्टर, ठीक है, और घर, वही। ठीक है, तो 4 चीजों की, सॉरी 5 नहीं, 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। हवा, खाना पीना और घर, कपड़ा, मकान, जो भी वो बोला जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब जो हमने बात की है एयर, फूड, वाटर, ये सब हम कहाँ से मिलते हैं, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट का ही तो सब कुछ इंपॉर्टेंस है। अगर पानी नहीं रहेगा, अगर हवा नहीं रहेगी, प्लांट्स नहीं रहेंगे, तो हमको खाना पीना कहाँ से मिलेगा, हमारी लाइफ कहाँ से रहेगी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एक ऐसा सोर्स है जो कि हमको क्या करता है, लाइफ देता है। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है, एक ऐसा सोर्स है जिससे हमको क्या मिलती है भाई, जिंदगी मिलती है। अगर हमारा वातावरण नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे बताया जाता है क्लाइमेट और वेदर चेंज के बारे में। क्लाइमेट और वेदर सबको पता है। क्लाइमेट, आज क्या क्लाइमेट है, वेदर पढ़ा होगा बचपन में, समर्स, विंटर। ठीक है, तो वो, सॉरी मैंने कुछ उल्टा बोल दिया है। ठीक है, तो क्लाइमेट और वेदर जो शॉर्ट टर्म का होता है क्लाइमेट, और वेदर चेंज जो कि काफी टाइम पर होता है, काफी समय बाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी डिपेंड होते हैं, डिटरमाइन करते हैं इन्वायरमेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इतना नहीं घुसना है, बस आपको ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस था इन्वायरमेंट का, और जो कुछ डाटा बेस मैंने आपको पढ़ाया था कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है उसका मतलब देखना है। देन उसके बाद आपको अबायोटिक और बायोटिक देखना है, डिफरेंस पता करना है क्या है, और फिर एक्सटर्नल और इन्वायरमेंट और नेचुरल वगैरह वो ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट रिलेशन। एक इंसान को और इन्वायरमेंट का, वातावरण का क्या रिलेशन है। तो पहला है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन जो एक कॉन्सेप्ट है ये दिया था जर्मन ज्योग्राफर फ्रीडरिख रेटजाल ने। किसने दिया था, फ्रीडरिख रेटजाल। इसका नाम आपको यहीं पे ही साइड में लिख देना। ठीक है, यहीं पे लिख लेना क्योंकि काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन पहला कॉन्सेप्ट आपका किसके अंदर, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट है ये किसने डेवलप करा था, एक ज्योग्राफर थे, कौन, फ्रीडरिच रेटजाल। ठीक है, अब इन्हीं के कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड किया करते हैं हंटिंगटन। ठीक है, हंटिंगटन नाम याद रख लो। अभी दोबारा से एक बार आंखें बंद करो और दोबारा से लर्न करो कि जो डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट है पहला, वो किसने डेवलप करा था और उसी कॉन्सेप्ट को कौन आगे लेकर जाता है। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो अप्रोच होती है ना, वो होती है कि एक जो नेचर होता है ना वो कंट्रोल करता है किसको, ह्यूमन को। ठीक है, जो आसपास का हमारा वातावरण है वो कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन को। ठीक है, अर्थ जो है ना वो इंसान को बना रही है। ठीक है, अब जैसे कि भाई फ्लड आ गई है तो लोग ना वहां से उठ के भाग जाएंगे। ठीक है, अब वहां पे भूकंप आ गया है, जहां से वो उठ के भाग गया दूसरी जगह पर, अब वहां पे भूकंप आ गया तो वहां से भी वो चले जाएंगे। तो लोगों को कौन कंट्रोल कर रहा है, नेचर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है क्या, डिटर्मिनेशन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस होता है किससे, नेचर से, वो नेचर के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट किसने डेवलप करा, रट लो, ध्यान में रख लो,
किसने एक्सपेंड किया और क्या है इसके अंदर, ये ध्यान में रखो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक, तो इनको जरूर याद रखना। इसमें कोई ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि चलो ये बताओ डिटर्मिनेशन क्या होता है ना, किसने दिया था, किसने डेवलप करा था, और ये कॉन्सेप्ट किसके बेस पर है, ये सारी एक अप्रोच रखो भाई। एमसीक्यू आने वाले हैं पेपर में और एमसीक्यू की तरह पढ़ना है। बेसिक क्लियर है, ठीक है। और इतना बड़ी बुक को, इतनी मोटी बुक में कोई लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिज्म सेकंड कॉन्सेप्ट है किसका, पॉसिबिलिज्म। जो पॉसिबिलिज्म जो ये टर्म है ये कॉइन करी थी एक फ्रांस हिस्टोरियंस ने, लेकिन फैब्री, ठीक है। अब इसका नाम कैसे याद रखे, ऊपर रेटजाल, हंटिंगटन, अब इसका भी आ गया। देखो जनवरी के बाद आता है फरवरी, ठीक है, क्या आता है, फरवरी सेकंड मंथ है। पहला कॉन्सेप्ट था डिटर्मिनेशन, सेकंड कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिज्म। दूसरे नंबर पर आता है फरवरी, दूसरे नंबर पर कॉन्सेप्ट कौन सा है, पॉसिबिलिज्म। तो फेब से याद रखना है फरवरी, ठीक है, फरवरी, इतना ध्यान में रखना है, ज्यादा घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तो पॉसिबिलिज्म जो टर्म है ये किसने कॉइन करी थी, जल्दी से बताओ, फैब्री। और जो पॉसिबिलिज्म अप्रोच है इसमें बोला जाता है कि देखो ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखने का, बस इतना याद रखो कि जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है वो क्या है कि ह्यूमन ज्यादा इसके अंदर वो बताया गया है कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस करता है किसको, इन्वायरमेंट को, किसका, एडवांस यूज करके साइंस और टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट है वो पैसिव है, ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है ना वो एक्टिव है। अब जो तुम्हारे वहां पर जो पहाड़ है क्या वो चलते हैं, नहीं, लेकिन जो इंसान है वो हमेशा उछलता रहता है 24 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो इन्वायरमेंट है ना वो इतना भाई एक्टिव नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग है जो कुछ भी कर सकता है। तो ह्यूमन क्या करता है, इन्वायरमेंट को चलाता है, ठीक है। वहां पर बोला जाता है कि नेचर कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन को, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंट भाई पैसिव है, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या है, एक्टिव है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखने का। और पॉसिबिलिज्म सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड से याद रखना है फरवरी, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है इन्वायरमेंटलिज्म एंड और इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, थर्ड कॉन्सेप्ट में इसमें नहीं बताया गया कि किसने इसको कॉइन करा था, किसने इसको डेवलप करा, भाई ऐसा कुछ याद नहीं रखना, बस 2-3 नाम याद रखने थे जो 1-2 ट्रिक से काम चल जाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल जो ये अप्रोच है, जब इसको आप पढ़ते हो, इन्वायरमेंट को जो इस अप्रोच को यूज करते हो, तो इसमें आप क्या देखते हो, एक म्यूचुअल, ठीक है, एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे जो पहाड़ होते हैं, जो एक इंसान होता है उसके बीच में, ठीक है। अब जो हमारा घर है क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, है भाई। जो हमारे आसपास जो ये जंगल है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, है। तो इनके बीच में, हमारे और हमारे जंगल के बीच में जो एक इंटरेक्शन है ना वो एक म्यूचुअल इंटरेक्शन है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। और जो ये आपकी अप्रोच है इसके अंदर कॉन्सेप्ट दिखता है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसको मतलब ऐसा एक तरीके से मतलब बहुत ही वैसे दिखाया जाता है कि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग कंट्रोल कर रहा है, नहीं भाई, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। इन्वायरमेंट को यहाँ पे इन्वायरमेंट को सस्टेन करने की बात की जाती है, बचाने की बात की जाती है। डेवलपमेंट कर रहे हो करो, लेकिन इन्वायरमेंट को हार्म ना होने दो, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड अप्रोच है। तो मैंने 3 अप्रोच का बात करा। पहला था डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप करा, किसने एक्सपेंड करा, ये ध्यान में रखना है। देन उसके बाद था पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म जो ये अप्रोच थी ये किसने कॉइन करी। देन उसके बाद इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है। तो 3 अप्रोच आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। आगे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया जाता है एक रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट का नाम भी आप साइड में लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी जिसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, उसको फॉर्मली डिफाइन किया गया था। आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे आने वाला कॉमन फ्यूचर, ठीक है। जो ये रिपोर्ट थी इसमें
क्या होता है, जो ये रिपोर्ट थी इसके बाद जो आउटकम निकल के आता है वो एक मीटिंग होती है, ठीक है। अब जो ये मीटिंग होती है ये किसकी होती है, वर्ल्ड कमीशन की होती है, ठीक है। और इसको चेयर कर रहे थे कौन, हमारे एक ब्रुटलैंड के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इसी को हम ब्रुटलैंड कमीशन बोलते हैं। आय हाय कितना कुछ बता दिया, सब सर के ऊपर से गया, कोई बात नहीं जाने दूंगी, नीचे लेके आओ। क्या बोल रहा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है वो कब डिफाइन किया गया था, लिखो जल्दी से रिपोर्ट का नाम आवर कॉमन फ्यूचर। देन उसके बाद एक मीटिंग हुई थी किसकी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट की। उसको चेयर किसने करा था, ब्रुटलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने। इतना याद रखो, बस ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। हार्लिम भी याद रख लेना, ठीक है, हार्लिम ब्रुटलैंड, ठीक है। और इसी के प्राइम मिनिस्टर का नाम के पीछे ब्रुटलैंड, तो कमीशन का नाम भी ब्रुटलैंड लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये कमीशन हुई थी, ठीक है, जो मीटिंग हुई थी WCED की, इसके अंदर डिफाइन किया जाता है किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो आज के टाइम पर जो लोग रह रहे हैं ना, उनकी नीड्स को पूरा करना है बिना कॉम्प्रोमाइज करे हुए किसकी, आने वाली जनरेशन की नीड्स को, ठीक है। बोल रहा है कि भाई देखो जो आज के लोग हैं वो जो चाह रहे हैं उनकी इच्छा को पूरा किया जाएगा, ठीक है, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। अब आप क्या करते हो, पानी की जो टंकी है उसको चला के छोड़ देते हो, अपना पानी भर गया, ठीक है, लेकिन वो भरे जा रहा है, 1 घंटे से मूवी देखने में लगे हो रहे हो, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें नहीं फर्क पड़ता कि फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी बचे ना बचे, लेकिन अपने लिए है भाई बहुत बढ़िया। अपन तो नहा रहा है एक टब में पानी भर भर के, और जो बिखर रहा है बिखरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर बोला जाता है प्रेजेंट की जनरेशन को भी पूरा करेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे साथ पूरा करेंगे, नहीं, लेकिन आने वाली जनरेशन का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी करेंगे और सस्टेन करके भी रखेंगे, बचा के भी रखेंगे, ठीक है। तो आगे क्या बोला जाता है, एक हरमन डेली थे, कौन थे, एक हरमन डेली थे, वो एक इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट थे, नाम याद रखो, हरमन डेली। अब ये क्या बोलते हैं जो इन्वायरमेंट है ना वो एक ऑक्सोमोरम है, क्या है, ऑक्सोमोरम है। ऑक्सोमोरम क्या होता है, ऑक्सोमोरम मतलब एक कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म कैसा है, जैसे खट्टा और मीठा, ठीक है, खट्टा और मीठा, खट्टा भी है और मीठा भी है, ठीक है। यहाँ पे गोलगप्पे मत समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं हरमन डेली की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है ना, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है। कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन भी करना है और विकास भी करना है, डेवलप भी करना है, बचा के भी रखना है और डेवलप भी करना है, कैसे, ठीक है। तो इसी को ये डिफरेंट करते हैं, बोलते हैं यार तुम बचाने की बात कर रहे हो और यार विकास करने की बात कर रहे हो, तो ये तो हुआ ना कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म, तो इसी को ये बोलते हैं। और कौन बोलते हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सस्टेनेबिलिटी का देख लेना, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, बस इतना याद रखना है, ठीक है, और कुछ ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद जो रियो समिट हुई थी वो कब हुई थी, 1992 के अंदर हुई थी, इतना ध्यान में रखना है और कुछ नहीं रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, कितने पिलर्स है, ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने पिलर्स है किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो 3 पिलर्स है, सोशल, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। जो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये समाज के ऊपर भी फोकस करता है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, कल्चर, इन सबको भी लेकर चलता है। इन्वायरमेंट को भी प्रिजर्व करने की बात करता है कि हवा को शुद्ध रखो, क्लीन रखो, लैंड को साफ रखो, वाटर को साफ रखो, बायोडाइवर्सिटी को क्लीन रखो। देन उसके बाद आपको अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, करो, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता, लेकिन भाई इन्वायरमेंट को, सोशल जो समाज है उसको भी क्या करना है, बचा के रखना है, सस्टेन करना है, ठीक है। तो 3 की पिलर्स है वो आपको याद रखना है, सोशल, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है अच्छा, इसमें बोला जाता है कि कौन कौन से ऐसे ब्रॉड कंसर्न है जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए, किसको,
फ्यूचर सोसाइटी को, ठीक है, मतलब आज के टाइम पर हम कैसे कौन कौन सी चीजें जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो पहला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, जो पॉपुलेशन है यार ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम से बढ़नी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो उनके लिए खाना पीना कहाँ से लेके आओगे, उनके लिए घर कहाँ से लेके आओगे, जंगल को काटोगे तो भाई फॉरेस्ट खराब, बायोडाइवर्सिटी खराब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम होनी चाहिए, नहीं, एकदम मतलब बैलेंस करके रखो, ठीक है। रिसोर्स ट्रांजिशन, जो रिसोर्सेज है उनको भी क्या रखो, बचा के रखो, ऐसा नहीं है यार कुछ भी करे जा रहे हो, ठीक है। प्रोटेक्ट रखो अपना जो इकोसिस्टम है, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। टेक्नोलॉजिकली ट्रांजिशन, आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वायरमेंट का हार्म कर रहे हो, नहीं, जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। पॉलिटिकली सोशली ट्रांजिशन, आप पॉलिटिकल चेंज कर रहे हो, सोशियोलॉजिकल चेंज कर रहे हो, तो इन्वायरमेंट वो होना चाहिए फ्रेंडली। एंड कम्युनिटी ट्रांजिशन सेम वही चीज। आगे बोला जाता है प्रायोरिटी एरिया, मतलब ऐसा कौन कौन से एरियाज है जिनके ऊपर हमको क्या रखना चाहिए, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, कि अगर इन सब चीजों के ऊपर फोकस करेंगे ना तो कल को हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना उसको कम करना है, क्या करना है, कम करना है। देन पॉवर्टी को कम करना है, ठीक है। अब जो गरीबी है यार, तुम कुछ लोगों को पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन कुछ लोगों के पास खाने के लिए नहीं, क्या फायदा, ठीक है, उसको कम करना है, ठीक है। इनइक्वालिटी को कम करना है, ठीक है। लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, ठीक है। तो इस चीज की बात करते हैं। देन एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, आपको अपने एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है। ऐसा यूज नहीं करना कि भाई तुम एग्रीकल्चर कर रहे हो तो 10 एकड़ जमीन है पूरे 10 एकड़ पर कर दो, नहीं, थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहो ना, क्यों बंजर कर रहे हो अपनी सॉइल को, नहीं, ठीक है। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटेट, जो जंगल है यार उनको प्रोटेक्ट करो, जो वहां पर इतने सारे जीव जंतु रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करो, थोड़ा बहुत तो सोचो उनके बारे में, ठीक है। मेक वाटर एंड एनर्जी यूज सस्टेनेबल, जो वाटर है उसका इतना यूज करो जितना आपको जरूरत है, ये नहीं पानी की टैप चला दी तो चलने दो, भूल गए मोटर चला के, नहीं बाबा। इन एनर्जी यूज सस्टेनेबल, जो एनर्जी का यूज कर रहे हो ना थोड़ा सा उसे यार प्रिजर्व करो, ठीक है। ऐसा नहीं है अंधाधुंध कुछ भी चीज आप यूज करे जा रहे हो, नहीं, ठीक है। देन उसके बाद वही है, वाटर का सस्टेन करो, ठीक है, वाटर का यूज कर रहे हो करो, लेकिन थोड़ा बहुत आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोच लो, इतना भी सेल्फिश नहीं होते हैं, ठीक है। और जो वेस्ट है उसको थोड़ा कम करो, ऐसा नहीं पानी में डाल रहे हैं, झाड़ू लगाया है तो वो पानी में डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ रखो अपने आसपास को और इतना वेस्ट मत करो, ठीक है। चीजों को रिसाइकल करना सीखो, ठीक है जी, अगर नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी, ठीक है। तो चीजों को रिसाइकल करना सीखो, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक की चीजें आ रही है तो कूड़े कबाड़े में फेंक दिया, नहीं भाई, चीजों को दोबारा से रीयूज करो, ठीक है। तो वही बोला जाता है। आगे है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट स्टडी, क्या क्या डिसिप्लिन है किसके, इन्वायरमेंट स्टडी के, यार क्यों पढ़ना चाहिए हमको, इन्वायरमेंट किस लिए पढ़ना चाहिए। तो पहले तो आपको कुछ डाटाबेस इंफॉर्मेशन यहाँ से लेनी है कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर हुई थी, रियो दी जेनेरियो में हुई थी 1992 के अंदर। अभी लिखो इसको, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि रियो दी जेनेरियो में हुई थी और 1992 को, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड समिट हुई थी, कब, जोहान्सबर्ग के अंदर 2002 के अंदर, ठीक है। यहां पर जब ये मीटिंग होती है तो इस मीटिंग के बाद जो पूरा वर्ल्ड था उसका अटेंशन लिया जाता है कि देखो भाई वातावरण नाम की भी कुछ चीज होती है, ठीक है। तो वो जो अटेंशन आती है ना लोगों की, वो वर्ल्ड समिट के बाद आती है, और वर्ल्ड समिट 2002 के अंदर हुआ था। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से लेनी है। रियो दी जेनेरियो की मीटिंग कब हुई थी, कहाँ पर हेल्ड हुई थी, जेनेरियो के अंदर हुई थी। 2002 के अंदर जो वर्ल्ड समिट हुई थी रिपोर्ट, वो कहाँ पर हुई थी, क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बार भी आए थे और प्रीवियस ईयर भी आए हैं, ठीक है। तो ऐसे इग्नोर नहीं करने का, मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, ठीक है, जितने से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और इतना तो गारंटी यार इन्हीं में से पेपर बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद एक और यूनाइटेड नेशन क्या करता है, 2015 के अंदर को सस्टेनेबल गोल्स को अडॉप्ट करता है
और वो कितने गोल्स है, 17 गोल्स है, ठीक है। अब इन 17 गोल्स को कैसे याद करें, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी जो कि जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कोई 2 मिनट की वीडियो, उसको देखो और पूरे जन्म के लिए आपको पूरी 17 के 17 गोल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी ट्रिक है, मैंने भी उसी से लर्न किया है, ठीक है। आगे चलते हैं यार। अब क्या है कि कंजर्व करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक एक्स सीतु और एक इन सीतु। एक्स सीतु क्या होता है, एक्स सीतु मतलब जैसे यार तुम्हारे यहाँ पर पहले पिकॉक थे, कोआ था, लेकिन आज के टाइम पे नहीं दिखते यार। मेरे को तो देखे हुए पता नहीं कितने साल हो गए, हमारे यहाँ पे नहीं है लेकिन गाँव में है। मेरे को यहाँ पे तो बहुत ही कम जानवर मिलते हैं देखने के लिए, पक्षी भी, ठीक है। अब क्या है कि इनको कंजर्व करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक एक्स सीतु एक इन सीतु। इन सीतु क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कोई की कमी पड़ रही है, ठीक है, मोर की कमी पड़ रही है, तो हम यहाँ पर ही क्या करेंगे, उनको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। एक्स सीतु क्या होता है कि यहां से मोर को उठा के कहीं और लेकर जाया जाएगा और फिर वहां पर मोर के लिए एक इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाया जाएगा कि वहां पर वो एग्जिस्ट कर सके, ठीक है, वो खत्म ना हो, उनको कंजर्व कर सके, ठीक है। तो ये आपके इन सीतु और एक्स सीतु होता है, ठीक है। एक्स सीतु मतलब आउटसाइड जाकर जो नेचुरल हैबिटेट है उसको कंजर्व करना, इन सीतु मतलब जहां पर वो रह रहा है, जो उसका नेचुरल है, ठीक है, जो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट है, वहीं पर उसको कंजर्व किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट स्टडी। जो इन्वायरमेंट स्टडी है जो हम पढ़ रहे हैं, जो आपका कोर्स है, ये क्यों है इंपॉर्टेंट यार, क्यों पढ़ा रहे हैं गिनू वाले हमको, क्या जरूरत है हमको इन्वायरमेंट पढ़ने की, सब तो पता है हमको। तो इसको पढ़ने के लिए जो इंपॉर्टेंस है वो है पहला इन्वायरमेंटल इशू एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब कि आपको पता होना चाहिए यार इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, आपका जो वातावरण है उसमें कौन कौन से इश्यूज है, ठीक है। तो इस चीज के लिए जागरूक करने के लिए आपको जो इन्वायरमेंट कोर्स है ये पढ़ाया जाता है। देन उसके बाद एमर्ज ऑफ द प्रॉब्लम। अब जो इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, डेवलपमेंट के नाम पर लोग विकास कर रहे हैं, फैक्ट्री खोल रहे हैं। अब फैक्ट्री खोलने की वजह से कितना प्रदूषण हो रहा है, कितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी प्रॉब्लम आपको जब पता चलेगी ना, जब आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता होगा, ठीक है। तो पहले आपको इन्वायरमेंट पता होना चाहिए, इन्वायरमेंट इश्यूज पता होने चाहिए, और उसके लिए आपको एक बुक पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं एक्सप्लोर इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। जो ये पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, ठीक है, उससे हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, अगर आपको पता चलेगा, इन्वायरमेंट पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि पॉपुलेशन से यार क्या हमारे इन्वायरमेंट को क्या असर पड़ रहा है। यार तुम इन्वायरमेंट को पढ़ोगे पता चलेगा, लैंड का कमी पड़ेगी, ठीक है, जंगलों को काटा जाएगा, खाना पीना कहाँ से आएगा उनके लिए। देन उसके बाद जब आपको प्रॉब्लम्स पता चलेंगी, उसके बाद आप कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। जब आपको वातावरण नहीं पता, वातावरण की प्रॉब्लम्स नहीं पता, तो कैसे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद कोई प्लानिंग डेवलप करोगे, कोई डेवलपमेंट करने की सोचोगे कि यार ऐसा कुछ प्लान वगैरह बनाना चाहिए जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को पढ़ना है, ठीक है। तो इतना ही था ये आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है और एक एक लाइन पढ़ने बैठ रहे इन्वायरमेंट क्या है, एक एक लाइन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया उतना ही पेपर में आने वाला है। इन्वायरमेंट क्या है, कुछ डाटाबेस आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, आपको कोई वहां पर 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं लिखनी है इसमें, ठीक है। तो इतना ही था आपका ये चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी, तो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हो, और जो सेकंड यूनिट है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।